बचेगी कि नहीं, आज हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं, आज दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं, इस चिंता में लोग जाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें रोटी चाहिए, शिक्षा उसके बाद चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी वो एक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन उससे भी पहले रोटी है। तो दुर्भाग्य से हमारे समाज में आज इंसानों को जानवर की इंस्टिंक्ट पे ला दिया है। जानवर खाने के लिए जीता है, वो कुछ और नहीं सोचता है, लेकिन इंसान तो मानवता के लिए जीता है। जानवर जन्म लेता है प्रकृति में, अपना प्रकृति से खाना जुटाता है और प्रकृति में ही मर जाता है। तो लेकिन इंसान समाज में पैदा होता है, कपड़ा लत्ता भोजन सब कुछ उसे समाज देता है। इवन जो मैं बोल रही हूँ ये ज्ञान भी मुझे समाज ने दिया है, ये हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे ज्ञानी लोगों ने दिया है। लेकिन अगर ये ज्ञान ही ना मिले तो हम सवाल ही नहीं उठा पाएंगे, जानवर बन जाएंगे। पढ़ लिख कर क्या करोगे? पढ़े लिखे लोग अगर कोई मोची अपने नाम के आगे बर्मा लगा लेता है तो उन्हें दिक्कत हो जाती है कि तूने बर्मा क्यों लगाया। हाँ, पढ़े लिखे लोग विरोध करने लग जाते हैं। देखिए वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो डिग्रीधारी हैं। कहीं से भी आप सर्टिफिकेट छपवा के, आपको तो पता है हमारे नेताओं के भी नाम से बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए पास के और भाई गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पास के सर्टिफिकेट छपे हुए। ऐसे लोग अगर वो सचमुच ही एजुकेटेड होते तो वो वर्मा लिखने के पीछे किसी मोची को नहीं सताते। क्यों? क्योंकि ये वर्मा शर्मा या दलित या सुवर्ण या कोई भी ये प्रकृति ने नहीं बनाया, ये समाज में उन लोगों ने जो सत्ता में रहकर अपना सत्ता का आनंद लेना चाहते थे, दूसरों को गुलाम बना के रखना चाहते थे, उन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई। उन व्यवस्थाओं को आज अगर कोई उन 5000 साल की व्यवस्थाओं को 5000 साल पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर जीता है या इम्प्लीमेंट करता है तो वो आदमी कहलाने लायक नहीं है, वो शिक्षित तो बिल्कुल है नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में है ये हालात। हाँ बिल्कुल है, दिल्ली में भी तो देश के वही लोग रह रहे हैं ना, जैसे राजा वैसी प्रजा। अब राजा दिख रहा है, पहले कभी ऐसी घटनाएं होती नहीं थी, अब दिख रहा है कि अगर तुम किसी दलित के, किसी मुस्लिम के या किसी महिला के विरुद्ध कोई कार्य करोगे तो तुम्हारे बचाने के लिए कानून भी है, तुम्हारे बचाने के लिए पुलिस भी है, तुम्हें बचाने के लिए सत्ता में बैठे वो लोग भी हैं जो खुद क्रिमिनल है। नहीं, अधिकारों के लिए तो आवाज नहीं उठाते, लेकिन कोई धार्मिक काम हो तो दुनिया भर की भीड़ आ जाती है। ये धार्मिकता क्या कहेंगे इसको, ये धार्मिकता तो है ही नहीं, क्योंकि धर्म अपने आप में एक समय में मानवता को बचाने के लिए पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ था, लेकिन आज धर्म मानवता को खत्म करने पे चल रहा है। तो धर्म को अगर सही मायने में धर्म कोई माने तो वो इंसान को मार ही नहीं सकता, वो किसी दलित को वर्मा लिखने पे सता ही नहीं सकता। और ये जो धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करी जाती है ये उन्हीं अनपढ़ लोगों की भीड़ होती है, उन्हीं लोगों की भीड़ होती है जिन लोगों को शिक्षा का मतलब नहीं पता, जिन लोगों को जब पता ही नहीं है कि इंसानियत के मूल्य क्या है, तो वही लोग इस तरह की हरकतें। सरनेम पे भी कॉपीराइट है किसी का? बिल्कुल नहीं है, ये सरनेम तो किसी तरह से किसी का बपौती है ही नहीं। ये जो अहंकारी लोग हैं, जो एक तरह से मूर्ख लोग हैं, जो एक तरह से बेगैरत लोग हैं, वो किसी दूसरे के धर्म, जाति, सरनेम इस पर सवाल उठाते हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग इसी लड़ाई को लेकर पूरे देश में आंदोलन खड़ा किए हुए हैं, सभी भेदभावों के खिलाफ। और शिक्षा, जो सच्चे मानव बनाने की शिक्षा दी जाए, ये ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर इस आंदोलन बता रही है, उनकी संख्या बहुत है देश में, देखिए। हाँ बिल्कुल है, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि इनको मूर्ख कहने वालों की संख्या उनसे भी ज्यादा है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो समझदार, तथाकथित समझदार लोग हैं, जो जानते हैं कि भाई सच क्या है गलत क्या है, उनकी चुप्पी इन लोगों को शह दे रही है। अपराध करने वाला उतना गुनहगार नहीं है, लेकिन अपराध को चुपचाप देखने वाला गुनहगार है। और हम वो चुपचाप अपराध होते नहीं देख सकते, इसलिए हम सड़क पर हैं। लेकिन जो घरों में बैठे हैं और जिनके सामने मर्डर हो जाते हैं, जिनके सामने किसी की पिटाई हो जाती है घोड़ी पे चढ़ने पे, मूंछ रखने पे या सरनेम लिखने पे, और वो जो इकट्ठे खड़े हुए देखते रहते हैं, वो मानव कहलाने लायक नहीं बचते हैं, क्योंकि इंसानियत का कत्ल होता है। आप विज्ञान की बात करते हैं, शिक्षा, एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन जो अंधविश्वास फैला रहे हैं उनके लिए क्या कहना? उनके लिए क्या कहेंगे? वो भी विज्ञान के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है, क्योंकि विज्ञान
हमसे पहले था, विज्ञान हमसे बाद भी रहेगा। विज्ञान जीवन दाता है, जीवन ये जो वृक्ष पौधे ऑक्सीजन ये सब हमें कौन बताता है? विज्ञान बताता है। लेकिन ये मूर्ख हमें क्या बताते हैं कि गौमूत्र पी लो कोरोना ठीक हो जाएगा। ये अंधविश्वासी क्या बताते हैं कि गोबर लपेट लो तो तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, गोबर खा लो तो तुम्हारी, क्योंकि अनाज को तो ये सरकार ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार बाबाओं से ही बनी हुई है भाई। योगी को देख नहीं रहे हो? एक दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर चला दिया, वो बेटियां बेचारी, बेटी और माँ जल के मर गई। तो ये बाबाओं के हाथ में आज देश है। ये बाबाओं को, वो धीरेन्द्र या क्या नाम था उसका, हाँ धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे लोगों को ये वोट बैंक बनाने के लिए खुला छोड़े हुए। ऐसे लोगों को ये बलात्कारी क्रिमिनल, एक वो जो धन सतगुरु है राम रहीम बाबा है, उसको हर तीसरे दिन पैरोल मिल जाती है। हमारे छात्र, हमारे कफील जैसे डॉक्टर, हमारे आदिवासी, हमारे दलित आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले स्टेन स्वामी, वो बेचारे पानी के लिए मर गए, उनको पानी पीने के लिए सिपर तक नहीं मिला। तो ये उन लोगों को तो खुली छूट दे रहे हैं, उन्हें खुले सांडों की तरह सींग मारते घूमने दे रहे हैं। और जो मानवता की आवाज बुलंद करने वाले हैं, जो विज्ञान की बात करने वाले हैं, जो इंसानियत की बात करने वाले, समानता की बात करने वाले हैं, डेमोक्रेटिक मूल्यों की बात करने वाले, उन्हें जेल में ठूसेंगे। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है। लोगों की पूछ बहुत है, देखिए पूछ करने वाले भी वही है, मैंने बताया ना, जो चुप है उन्हें तो पता है ये क्या है, लेकिन वो चुप्पी उनकी इनके लिए वरदान बन गई है। तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, सड़क पे उतरना पड़ेगा। और ये जो मेहनत कर रहे हैं, को खुला चैलेंज देते हैं वो लोग, अरे वो चैलेंज क्या देंगे? ये समाज एक दिन आएगा कि ये खुद चैलेंज देगा। क्योंकि आप देखा श्रीलंका में या अलग अलग जगहों पे, जब जब जनता खड़ी होती है, जब जब जनता आवाज बुलंद करती है, तब ये जो मेंढक करा रहे हैं ना, ये सारे बिलों में घुस जाते हैं। तब ये देश छोड़कर भाग जाएंगे। ये इनके अपने झोला उठाकर चल दूंगा वाली कहावत सच साबित हो जाएगी। तो छोड़ने की बात की, तमाम लोग भारत छोड़ रहे हैं जो अमीर है। देश को इन्होंने रहने लायक छोड़ा ही नहीं। देश की संपदा बाहर जा रही है, देश में संसाधन बेचे जा रहे हैं, और जो काम करने वाले इंटेलिजेंट लोग हैं उनके लिए काम करने की जगह ही नहीं है, काम करने के लिए संस्थानें ही नहीं बची हैं। तो वो क्या करेंगे? वो अपने बच्चों को लेके बाहर चले जाएंगे। तो ये इस व्यवस्था का कसूर है, उन लोगों का कसूर नहीं है जो जा रहे हैं। लोग ये कह देते हैं भाई देश अपना है, देश को क्यों छोड़ रहे हैं? अरे भाई देश में जीना मुश्किल हो जाए, अगर लोगों की जान बचाने का अपराध मान लिया जाए कि भाई गोरखपुर के हॉस्पिटल में कफील ने बच्चों को मरने से बचाया, उसने रात भर घूम के सिलेंडर ऑक्सीजन के इकट्ठे किए और उसी को अपराधी बनाकर और यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया, अब उसे टर्मिनेट कर दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? देखिए, राष्ट्र कभी हिंदू, मुस्लिम या कोई और तरह का नहीं हो सकता। राष्ट्र राष्ट्र होता है, और राष्ट्र हमारा खास करके भारत राष्ट्र एक फेडरल स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, और सबके लिए समान अवसर संविधान में लिखे हैं। सेक्युलर हमारी स्टेट है, और सेक्युलर मूल्य को यहाँ एस्टेब्लिश किए बिना ये देश चलेगा नहीं। और ये अगर इस तरह से करेंगे तो इस देश को ये बर्बाद करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, और हम उस हिंदू राष्ट्र के शब्द का ही विरोध करते हैं। इटली के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को और हमारे देश की वाहवाही कर रही है। देश की कोई वाहवाही नहीं कर रही। अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मोदी की तारीफ करने के लिए कर रही है, वो तो हर एक कोई दो लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे देश के। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत की वाहवाही कर रही है। भारत का तो 107वां नंबर भुखमरी में चला गया। किस तरीके से भारत में भुखमरी का लेवल नीचे चला गया? जब भारत पूरे विश्व को खाना खिला सकता है, इतना यहाँ अन्न उत्पादित होता है, और उसी किसानों के उगाए हुए अन्न के 5 किलो अनाज ये बांट रहे हैं, और कुछ दे नहीं सकते, उन्हें भिखारी जरूर बना सकते हैं। तो ये कोई देश का उन्होंने गुणगान नहीं किया है। देश के लिए तो आप सुन रहे हैं कि विश्व के बैंकों ने लोन तक देने से, अडानी की शेयर तक खरीदने से मना कर दिया। तो कहाँ देश का गुणगान हुआ? विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी देश को। देखिए, वो तो सबको अब पता चल रहा है धीरे धीरे, ना तो वो गुरु है और ना ही विश्व गुरु है। वो किसी भी तरह से भारत जब तक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा रहेगा,
जब यहाँ पर लिटरेसी रेट 75 साल बाद भी अगर 60% पहुंचा है, 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए था। और उसके साथ क्वालिटी एजुकेशन का रेशियो देखें तो 10% लोगों के पास भी नहीं है। क्वालिटी के नाम पर यहाँ पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि एक सेकुलर साइंटिफिक एजुकेशन और मानव निर्माण, चरित्र निर्माण की एजुकेशन देना सरकार का जिम्मा था, और फ्री ऑफ कॉस्ट देना, बिना किसी मोल के, क्योंकि ये किसी ने फैक्ट्री में पैदा नहीं करी होती शिक्षा। और विश्वगुरु बनने के लिए समाज का शिक्षित होना और चरित्रवान होना और अपराधों का ना होना, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी का ना होना, अच्छी अर्थव्यवस्था का होना, तभी देश विश्वगुरु बनता है। खाली कह देने से नहीं बनता। देश में शिक्षा मुफ्त है, सब पढ़े योजना चलाई गई है, इसीलिए 2.5 लाख स्कूल बंद कर दिए। नई शिक्षा नीति के तहत मर्जर क्लोजर की नीति 100 सैकड़ों स्कूल तो दिल्ली सरकार ने बंद कर दिए हैं, और 350 MCD ने बंद कर दिए हैं पिछले साल। ये है सब पढ़े सब बढ़े। ये दे दिए प्राइवेट स्कूलों को ठेका कि तुम लूटो, पेरेंट्स को लूटो। एक तो रोजगार नहीं है गरीब बच्चों के लिए। अभी देखिए, पहले बाहर बच्चे 25 लाख में MBBS कर रहे हैं। हमारे देश में कितनी फीस है जानते हैं? हमारे देश में करोड़ों रुपए में बच्चा MBBS करके निकलता है बाहर, और उसके बाद भी उसे रोजगार नहीं है। उसके बाद MD में और पैसा चाहिए, उसके बाद उसे सरकारी हॉस्पिटलों में नौकरी नहीं मिलेगी, फिर वो कहीं क्लिनिक खोलेगा, उसमें लाखों रुपए चाहिए। तो भारत में देश के बच्चों के भविष्य को अंधकार में किया जा रहा है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स के, चाहे वो इंजीनियर्स हैं। और इंजीनियर तो बेचारे 10-10 हजार रुपए पे कॉल सेंटर में जॉब करने को मजबूर हो रहे हैं। मेरे पड़ोस में लाखों रुपए लगा के एक बच्चे ने इंजीनियरिंग करी है, और आज वो बिग बाजार के लिए काम कर रहा है। बताइए, उसे देश निर्माण में जाना चाहिए था, ना कि वो किसी कंपनी में जाकर वो सामान बेचने के लिए बैठेगा। दिल्ली एजुकेशन मॉडल की तारीफ सिंगापुर मॉडल से कंपैरिजन होता है। बिल्कुल बकवास है, क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऑल इंडिया सेवा एजुकेशन कमेटी इसके अंदर घुस के, मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, अभी CBSE बोर्ड की तरफ से ऑब्जर्वर हूँ, और स्कूलों का क्या हाल है दिल्ली का वो मैं अच्छे से देख रही हूँ। स्टूडेंट टीचर्स रेशियो क्या है? एक बच्चा एक टीचर के साथ 100 150 बच्चों का रेशियो बन रहा है। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आगे बढ़ा है, हाँ, प्राइवेट के अकॉर्डिंग वो बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि उनको रिजल्ट बनाने के लिए दबाव है। उनको जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उस तरीके से उनको 3-4 बार साल में नंबर दे दिए जाते हैं, और उनके हाथ में नंबर देने, और फिर वो उस रिजल्ट को बनाने के लिए उनके ऊपर ये भी दबाव होता है कि भाई रिजल्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे रिजल्ट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान बनाना मुश्किल है। अच्छे बच्चे, अच्छे सही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सही ज्ञानवान व्यक्तित्व लेकर बाहर निकलने वाले बच्चे बनाना मुश्किल है, और ये बना रहे हैं मजदूर, ये सस्ते मजदूर बना रहे हैं। अरे व्यापार करना सिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ, मतलब व्यापार, जो कंपनियां तो बंद हो रही है घाटे में जाकर, है रोज की हजारों कंपनियां देश में बंद हो रही हैं, और ये लड़कों बच्चों को कह रहे हैं कि तुम जाओ व्यापार करना सीखो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ। किस चीज के एंटरप्रेनिंग करेंगे? हैं, बड़े बड़े जो वो तो उनका उसमें जा रहा है, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये उन्हें व्यापारी बना रहे हैं। किस चीज का व्यापार करेंगे? क्या व्यापार करने जाएंगे वो बच्चे? क्या बेचेंगे? पहले से ही इतना सब स्टैग्नेशन इतना बड़ा पड़ा है मार्केट में, खरीदार नहीं है, लोगों के रोजगार नहीं है, रोजगार है नहीं, और ये बना रहे एंटरप्रेन्योर बनके किस चीज का व्यापार करने की इनकी वो है, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे व्यापारी बन जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे नहीं ना सरकार से, किसको बेचेंगे? 1500 रुपए दिए गए हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन उसका करेंगे, बेचेंगे क्या वो यहाँ पर मूंगफली बेचेंगे या पकौड़े बेचेंगे अकॉर्डिंग टू मोदी जी, या वो जाकर कहीं पंचर लगाने का व्यापार करेंगे? व्यापार का मतलब क्या है? चाय वाला प्रधानमंत्री है तो वो भी आगे चल के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल खरीदने वाला कोई होगा नहीं। वो चाय भी किसको पिलाएंगे? 10 रुपए की चाय भी बेचारा मजदूर पीने से पहले 10 बार सोचता है, और 80 करोड़ लोगों को जब ये अनाज फ्री दे रहे हैं, तो सोचिए वो 80 करोड़ लोग तो 2 जून का आटा भी लेने की कैपेसिटी नहीं रखते। इनके खुद के ही नीतियों से ये स्पष्ट हो रहा है।
वो व्यापार क्या सिखाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे ये व्यापार अपना जमाएंगे या करेंगे। एक व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं, पहले करते थे किसान सुसाइड, आज व्यापारी सुसाइड कर रहा है, आज बेरोजगार युवक सुसाइड कर रहा है, आज छात्र सुसाइड कर रहे हैं। तो ये इनके धोखे हैं, चोंचले हैं। ये कोई भी पक्ष या विपक्ष जनता का हितैषी तो बिल्कुल नहीं। इनके नेता पकड़े जाएं तो ये पूरी सड़क जाम कर देंगे, पूरा ड्रामा करेंगे। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है, 1100 का सिलेंडर हो जाता है, मुंह पे टेप लगाकर विपक्षी बैठ जाते हैं। स्मृति ईरानी जी जब विपक्ष में थी तब रोड पे बैठ गई थी। हाँ, तब वो तांडव करती थी। अब उन्होंने वो तांडव जो है वो केवल उन मुद्दों पर करना शुरू कर दिया है जिन मुद्दों पर उन्हें लगे कि बीजेपी का फायदा कहाँ पर है, वो उसको देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जनता महंगाई के बोझ से मर रही है, जनता बेरोजगारी के बोझ से बर्बाद हो रही है, जनता की शिक्षा जो है वो खरीदी बेची जा रही है। वो इस चीज को लेकर मुद्दे नहीं बनाएंगे, वो इस बात को मुद्दा बनाएंगे कि उनका जो है वो उसका अपनी क्या है, राष्ट्रपति का अपमान कर दिया है। किसने अपमान कर दिया था? वो कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ बोल दिया, उसके लिए वो तमाशा कर रही हैं। वो ये तमाशा कभी नहीं कर रही कि 12 किलोमीटर एक बेटी को बांधकर वो सड़क, दिल्ली की सड़कों पर क्यों घुमाया गया। वो क्यों नहीं तांडव करती हैं? वो तांडव उनको केवल अपने लिए आता है। इन सारे पक्ष विपक्ष सारे एक ही तरह की बातें करते हैं। इनको ना अंकिता भंडारी जैसे केस दिखते हैं, ना इनको अंजलि जो अभी मरी उसका दिखता है, ना इनको कोई बच्चियां बर्बाद होती दिखती है, ना शिक्षा बर्बाद होती दिखती है। ये सारे के सारे अमानवीय तरीके से आज सत्ता में बैठकर लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिसका विरोध करने के लिए हम सड़क पर हैं। एकमात्र समाधान सड़क पर उतरना ही है। मोदी जी G20 के द्वारा देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ा रहे हैं, 93 लाख रोजगार देने की बात। हाँ, वो तो 1 करोड़ 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात भी किए थे। 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 10 लाख पोस्ट अभी हमारे मंत्रालय में खाली पड़ी हैं। एक का भी अगर आप देखिए, उन पोस्ट को खत्म ही कर दिया जा रहा है, उन पर भर्तियां नहीं की जा रही। 12 लाख टीचर की पोस्ट, 50,000 60,000 प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी, और ये लड़के बच्चे बेचारे, इनको रोजगार नहीं है। और वो पैसा, हम टैक्स पेयर का पैसा अडानी की तिजोरी में जा रहा है, और वो तिजोरी में फेक कंपनियां बनाकर उसको साइफन कर रहा है अपने रिश्तेदारों को। ये पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? ये पैसा है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री हो, हमारे बुजुर्गों की चिकित्सा फ्री हो, हमारा बिजली पानी फ्री हो, हमारे लिए रोजगार की सुविधाएं हमारे बच्चों को हो। यही लड़ाई जनता को लड़नी पड़ेगी, सड़क पर आना पड़ेगा। इसी के लिए हम यहाँ। धन्यवाद मैम।